डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हो कि 2026 में जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड देने जा रहे हैं वो सारे बच्चों के लिए ये चैप्टर्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है एसिड एंड बेस। हम इस वीडियो में ये प्रयास किए हैं कि जिस तरह से एनसीईआरटी में कंसाइज कंक्रीटेड एंड 100% प्योर एंड रिसर्च डेटा को दिया जाता है, हम भी यही प्रयास किए हैं। इस वीडियो में जितने भी हम स्लाइड प्रिपरेशन किए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और इसमें हर एक वर्ड का प्रॉपर मीनिंग और एक हर एक वर्ड और पैराग्राफ को हम प्रयास किए हैं कि लॉजिकल हो। हम एक भी लाइन इसमें एडिशनल वो नहीं ऐड किए हैं जो थोड़ा बच्चों को डाइवर्ट करता होगा। मेरा ये प्रयास है कि हम ऐसा इन्फॉर्मेशन दे बच्चों को कि उसको एकदम सही सही जानकारी मिले और उसको और भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब हम टेक्स्ट बुक का भी ध्यान रखे हैं और अगर कुछ रेफरेंस सोर्सेस लेना पड़ता है तो वो भी हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली इसमें पुटअप किए हैं। और इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जहाँ जहाँ कुछ लॉजिकल चीज़ ऐड करने का ज़रूरत आई है उसको हमने ऐड किया है, लेकिन बहुत कम। मतलब एक भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐसा नहीं है जो आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है। और टेक्स्ट बुक को ध्यान में रख करके, आपके बोर्ड को ध्यान में रख करके और आपका स्कोरिंग परसेंटेज 100% हो, इस तरह से हम वीडियो को डेवलप किए हैं। इसलिए हम लोग आज इस चैप्टर के पार्ट पर जा कर करके हम वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करते हैं। थैंक यू। देखा जाए ये क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। हम सभी लोग जानते हैं कि एसिड्स के बारे में ये जानते हैं कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है। और वहीं बेस का टेस्ट क्या होता है, विटर। कभी कभी कुछ बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के हैं वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में तो पढ़ते हैं, लेकिन वो अपनी बोल चाल की भाषा में हमेशा खट्टा करवा का प्रयोग करते हैं। तो एसिड एसिड जो होता है जिसको इंग्लिश में हम सोर टेस्ट कहते हैं और उसी को खट्टा कहते हैं। उसी तरह से जो हमारा बेस होगा वो करवा होगा। जैसे आप करेला को खाते हैं तो करवा होता है, या आम को, कच्चा आम को जब खाते हैं तो वो खट्टा होता है, लेकिन एकदम चेहरा का शेप बदल जाता है क्योंकि उसमें करवाहट भी होता है। या नींबू का रस पीते हैं तो खट्टा तो होता है, लेकिन नींबू का स्किल्स का अगर टेस्ट आप जीभ पर लें तो वो काफ़ी कड़वा होता है। तो नींबू पानी जो आप पीते हो वो एसिडिक है, लेकिन उसके स्किल्स के ऊपर जो ऑयल होते हैं वो आपका बेसिक नेचर का होता है। तो आप देख रहे हो ये एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। और बेस जो होगा आपका क्या होगा, विटर टेस्ट का होगा। चेंज द कलर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। मतलब एसिड जो होगा वह ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमारा ब्लू लिटमस पेपर ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राई अगर होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। इसलिए हम पहले उसको पानी में भिगा देंगे और भिगाने के बाद हम उसका टेस्ट करेंगे तो हमारा कलर चेंज कर जाएगा। वहीं जब बेस में डालोगे तो रेड लिटमस पेपर को वो क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। आप जानते हो कि एसिड, वो एसिड क्या होते हैं, HCl हैं, H2SO4 हैं, HNO3 है, H3PO4 है, ये सब एसिड हैं। वहीं बेस आपका क्या चीज़ है, आपका वो बेस जिसमें FeO हो, Na2 हो, K2O हो, CuO हो। मतलब मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बन आपका क्या चीज़ है, कार्बन आपका नॉन मेटल्स हैं। तो उसका जो ऑक्साइड होगा वो आपका एसिडिक होगा। वहीं आपका जानते हैं मेटल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सभी क्या चीज़ हैं, मेटल्स हैं। उसके साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है या उसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ा हुआ है तो उसका नेचर बेसिक होगा। और वैसे सॉल्यूशन में अगर लिटमस पेपर को हम डालेंगे तो वो उसका कलर चेंज करेगा। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिलीज हो रहा है और उसमें मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को ले जाएंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं वो क्या चीज़ है, एसिडिक नेचर का है। लेकिन अगर कहीं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
मतलब पानी में आप चूना को डिजोल्व कर दिए हो और उसमें रेड लिटमस पेपर को ले जाओगे तो वो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई केमिकल वो पानी में डिजोल्व करे और वो H+ आयन को लिबरेट करता है तो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो हम एसिड के बारे में क्या जाने कि एसिड हमारा क्या होता है, सोरिन टेस्ट होता है। एसिड वो होता है जो H+ आयन लिबरेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। एसिडिक नेचर का वो कंपाउंड होते हैं जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं। इसी तरह से बेस के बारे में अगर हम जानें तो बेस क्या होता है, हमारा बीटर इन टेस्ट होता है। और बेस वो होता है जो मेटल के साथ ऑक्साइड के फॉर्म में या हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है, वो भी आपका बेसिस होंगे। और बेसिस का अगर हम टेस्ट करें तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ये हमारा प्राइमरी टेस्ट उसका है। फिर हम नेक्स्ट पेज पर जब चलते हैं तो क्या पाते हैं कि हमारा टेस्ट, जैसे अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो एसिडिक है या बेसिक है, उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे। तो कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे हम लोग जनरली जो हमारा क्लास 8 10th क्लास तक का जो स्टैंडर्ड होते हैं वहाँ के लैब में रखा हुआ होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या चीज़ है, तो लिटमस पेपर एक नेचुरल प्रोडक्ट, एक एक्सट्रैक्ट होता है जिसको हम पेपर पर ले लेते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, उसको फिर मॉइस्ट कर करके अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वह ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। अगर वही रेड लिटमस पेपर है तो उसको अगर हम क्या करते हैं, इस बेसिक सोल्यूशन में रखते हैं तो उसको वो ब्लू कर देता है। तो हम देखे हैं साथ ही साथ कुछ और भी हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं जो हमारा कॉलेज या जो हायर एजुकेशन के लेबोरेटरी में यूजेज होते हैं इंडिकेटर, वो हमारे हैं। खासतौर पर फिनोप्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज का ज़्यादा यूज होता है लैब में। तो फिनोप्थेलिन, नेप्थेलिन, ये सब इंडिकेटर अगर एसिड में है तो कलर कैसा होगा और अगर बेस में है तो वो कलर कैसा होगा, उसके बारे में हम बताए हैं। और इंडिकेटर होता क्या है तो लिखे हैं कि ए सब्सटेंस दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब वो कितना H+ आयन लिबरेट कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। जनरली इन यूज ऑफ इंडिकेटर आर, इंडिकेटर हम लोग जो सामान्यतः क्या क्या चीज़ को यूज करते हैं इंडिकेटर के रूप में, तो मिथाइल ऑरेंज को, फिनोप्थेलिन को, ये सब क्या होता है, सिंथेटिक मतलब केमिकली बना हुआ होता है जो एसिड बेस के कलर को चेंज कर करके बता देता है कि ये एसिड था या बेसिक सॉल्यूशन था। उसी तरह से लिटमस पेपर का भी जस्ट चर्चा किए हैं, जो क्या होता है, ब्लू और रेड कलर का पेटल्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट कर करके हम, लिचन प्लांट एक होता है उसके लीफ से निकाल कर करके उसको हम बनाते हैं। फिर आप टर्मेरिक, हल्दी जो है वो भी हम आपका क्या चीज़ है, एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है। और हम लोग कभी कभी ऐसे इंडिकेटर को यूज भी करते हैं या बाय एक्सीडेंटल हो भी जाता है कि जब आप सब्जी खाते हैं, वाइट शर्ट होता है और सब्जी अगर आपके शर्ट पर गिर गया, देखिएगा वो पीला कलर का हो जाता है। और उसको जब आप साफ़ करने के लिए जाते हैं, जैसे उस पर साबुन लगाएंगे आप, तो वो देखिएगा रेड कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हल्दी का सॉल्यूशन था सब्जी में, वो आपका बेसिक नेचर का था, एसिडिक नेचर का था, क्योंकि ऑयल के साथ भुजा हुआ था वो। तो ऑयल जो हमारा क्या होता है, फैटी एसिड है। तो वो एसिड का रिएक्शन जैसे ही आप क्या किए, बेस के साथ किए, है ना, तो उसका कलर चेंज होकर के क्या हो गया, रेड हो गया। तो टर्मेरिक उसमें डाला हुआ था, टर्मेरिक जैसे ही वो बेस से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, उसका कलर रेड हो जाता है। तो शर्ट का कलर तो गया नहीं, पहले येलो था, अब क्या हो गया, वो रेड कलर का हो गया। इसी तरह से रेड कैबेज मार्केट में भी मिलते हैं। तो रेड कैबेज के लीफ को भी अगर आप यूज कर सकते हैं क्या चीज़ में, इंडिकेटर के रूप में। उसी तरह से आपका क्या चीज़ है, हाइड्रोजेनिया कर कर करके एक प्लांट्स होता है, छोटा प्लांट्स होते हैं और गार्डन प्लांट्स होते हैं, उसके लीफ या उसके फ्लावर के भी पेटल्स को हम इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। चाइना रोज के पेटल्स को भी हम यूज करते हैं इंडिकेटर के रूप में, है ना। तो ये सब आपका क्या चीज़ है, कॉमन इंडिकेटर हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जो सॉल्यूशन में ऐड करने पर उसका कलर चेंज कर जाता है। और हम नेक्स्ट स्लाइड में ये लिए हैं कि किस किस इंडिकेटर का किस मीडियम में क्या कलर होगा। जैसे रेड लिटमस पेपर को आप क्या करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, मतलब बेस में रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उसी तरह से ब्लू लिटमस पेपर को लेंगे,
एसिडिक मीडियम में रखिएगा तो लिटमस सॉल्यूशन बिकम्स रेड, वो रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। लेकिन बेसिक मीडियम में उसका कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिडिक मीडियम में रखिएगा, मतलब एसिड वाला सॉल्यूशन में डालोगे, तो उसका कलर रेड हो जाएगा। और जब आप डालोगे बेस में तो उसका कलर क्या हो जाएगा, अ, ये येलो कलर का हो जाएगा। उसी तरह से हम फिनैप्थैलिन को लिखे हैं कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें फिनैप्थैलिन को डालोगे तो कोई कलर नहीं चेंज होगा, जैसा सॉल्यूशन का कलर था हो बहु वही कलर रहेंगे। लेकिन जब तुम बेस में डाल दोगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल दोगे, चूना पानी वाला में डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डाल दोगे तो उसका कलर पिंक कलर का हो जाएगा। उसी तरह से कैबेज लीफ जस्ट बताए थे, आपका बंधा गोभी जो रेड कलर का होता है, उसके लीफ को जब आप एसिड में डालोगे, तो एसिडिक सॉल्यूशन में या एसिड में, तो वो क्या होगा, बिकम्स, उसका कलर पिंक हो जाएगा। रेड था तो कलर थोड़ा सा उसका मिल्ड मतलब अलग हो जाएगा और वो पिंक कलर का हो जाएगा। और अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी बेस में अगर डालोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। इसी तरह से अगर टर्मेरिक है, अभी जस्ट बताए थे कि हल्दी पाउडर है, उसका सोल्यूशन बना लीजिए और उसको अगर आप डालोगे एसिड में तो देखोगे एसिड का कलर चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। अगर वह कलरलेस भी है तो उसमें जैसे ही हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। लेकिन अगर वही बेसिक सोल्यूशन में डाल दोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो हम एक ये टेबल बना दिए हैं कि किस इंडिकेटर का किस मीडियम में क्या कलर चेंज होगा। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड था। आगे हम देख रहे हैं खासतौर पर कि अब रिएक्शन, कि एसिड का रिएक्शन जब हम उस रिएजेंट के साथ करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। जैसे पहला लिए हैं कि एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब प्रश्न उठते ही है कि एसिड का डेफिनेशन देख लिए, बेस को हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन सॉल्ट्स क्या होता है। तो कॉमनली हर एक स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि सॉल्ट में दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा पॉजिटिव जो मेटालिक नेचर का होगा, और सेकेंड पार्ट जो होगा नॉन मेटल्स होगा, या ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स होंगे। जैसे सोडियम एक मेटल्स है तो जस्ट बगल में आपका क्लोरीन नॉन मेटल्स हैं। उसी तरह से अगर जिंक एक मेटल्स हैं तो उसके जस्ट बगल में SO4 अगर हैं तो ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स हैं। तो वो ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स और मेटल्स जब एक साथ होते हैं तो वो सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे देखो ये हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं, उसका रिएक्शन जिंक के साथ किए हैं तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकला। इसी तरह से जितने भी एसिड हैं, इधर हम एसिड लिए हैं और रिएजेंट के रूप में हम क्या लिए हैं, मेटल्स को लिए हैं। जब रिएक्शन हुआ है तो ये सभी सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, और देख लीजिए सब में साइड प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो ये क्लियर है, ये कॉमन रिएक्शन है कि अगर किसी एसिड में हम क्या करते हैं, मेटल्स को ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। यहाँ लिखे हैं कि लिख भी दिए हैं कि द मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड देन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म द एसिड। अब ये तो एसिड को देखा कि एसिड का रिएक्शन जब किसके साथ होगा, मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। लेकिन यदि बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो बेस के साथ जब रिएक्शन होगा तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये एक बड़ी बात है कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है। तो एम्फा टर्म कहीं भी आता है तो उसका मतलब होता है बोथ। बोथ मीन्स ये एक ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज भी हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज भी हैं। इसको अगर हम रिएजेंट बना लें और किसी रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करते हैं तो ये एसिडिक के जैसा भी बिहेव करता है उसमें और बेसिक के जैसा करता है। जैसे ये रिएक्शन देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो हम ये जानते हैं ये तो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, ये तो अल्कलीज हैं, ये वाटर सोलुबल भी हैं। इसका रिएक्शन जब हम जिंक के साथ करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है ना। तो देखिए आपका क्या हुआ कि ये आपका क्या चीज़ है, बेस है। बेस का रिएक्शन जब मेटल के साथ किए तो ये जो हमारा ऑक्साइड बना, तो हम पहले ही बताएं कि मेटल का ऑक्साइड क्या कहलाता है, वो बेस होते हैं। तो होना चाहिए बेस, लेकिन ये डबल मेटल का बेस है
और एक मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, सेकेंड मेटल पैसिव रिएक्टिव हैं, हैवी मेटल्स हैं। तो इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो डुअल बिहेवियर को शो करता है। मतलब कभी कभी ये रिएक्शन मिक्सचर में एसिड के जैसा, तो कहीं कहीं ये क्या करता है, बेस के जैसा बिहेव करता है। उसी तरह से हमारा पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस है, और इसकी रिएक्शन फिर हम जिंक के साथ करते हैं तो क्या होगा, पोटासियम जिंकेट बनता है, और ये भी एम्फोट्रिक नेचर का होता है। आगे है कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब एक जनरल रिएक्शन लिखे हैं कि मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट में हमको सॉल्ट मिलेगा, फिर हमको कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या मिलेंगे, H2O मिलेंगे। मेटल कार्बोनेट मतलब कोई मेटल है, उसके साथ CO3 जुड़ा हुआ होगा, और CO3 की वैलेंसी 2 होता है, और मेटल की जो वैलेंसी होगा वो इंटरचेंज कर करके एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। जैसे अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी 1 है तो कार्बोनेट की संख्या 1 होगा, और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है तो वो सोडियम के बगल में चला जाएगा तो सोडियम की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। ये हम डिटेल्स एक क्लास ऐसा सेटअप करेंगे जिसमें आपका सारे रिएजेंट का, सॉरी सारे एटम्स का, और कुछ रेडिकल्स का, और कुछ कैटायन एनायन का वैलेंसी क्या होता है उसको भी हम लिस्टेड आउट कर देंगे। प्लस उससे जो फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है, कैसे वैलेंसी इंटरचेंज करते हैं, उसके बारे में भी हम एक स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे जो हम आपको साइड से सेटअप कर करके दे देंगे। तो ये देख रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट हम लिए सोडियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएं जो एक्वस है, मतलब एसिड कम है और पानी ज़्यादा है। ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना, बोले थे कि सॉल्ट बनेगा। अब प्लस क्या होगा, H2O निकला, अब प्लस क्या हो गया, CO2 गैस निकला। अब हम फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लिए हैं, जिसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, और कहा भी जाता है। हाइड्रोजन का यूज केमिस्ट्री में वाई के रूप में भी होता है। तो जहाँ ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको रीड कर सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और प्लस आपका वाटर प्लस CO2 गैस, यहाँ भी आप देख रहे हैं क्योंकि मेटल बाइकार्बोनेट है तब भी CO2, और मेटल कार्बोनेट है तब भी CO2 निकल रहा है। मतलब सेम प्रोडक्ट दे रहा है, मेटल कार्बोनेट है तब भी CO2 निकल रहा है, सॉल्ट बन रहा है वाटर, और मेटल बाइकार्बोनेट है तब भी सॉल्ट वाटर और CO2 गैस लिबरेट हो रहे हैं। इसी तरह से अब हमको ये कन्फर्म करना है कि जब रिएक्शन हम किसके साथ, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तो जो गैस निकल रहा है वो CO2 है या कोई और गैसेस हैं, उससे हाइड्रोजन निकल रहे हैं कि कोई और गैसेस निकल रहे हैं। इसका टेस्ट भी हम करते हैं, कन्फर्मेशन टेस्ट कहलाता है। हुआ तो क्या करते हैं कि वो जो गैस निकलता है उस गैस से एक पाइप से कलेक्ट कर करके हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ले जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या करता है कि जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, देखिए CaOH का होल 2 है, इसका रिएक्शन CO2 कहाँ से आ रहा है, बाय प्रोडक्ट के रूप में इस रिएक्शन से आ रहा है। इससे जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रिसिपिटेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट मतलब मार्बल टाइप का वो मटेरियल्स होता है, उसको अगर आप छोड़ दोगे सेडिमेंटेशन के लिए तो वो एक हार्ड रॉक्स बन जाएंगे, और उसी हार्ड रॉक्स को हम सही शेप दे करके मार्बल के रूप में हम यूज करते हैं, और हम घर में मार्बल फ्लोर पर लगाते हैं। तो वो कैसे बनता है, तो जस्ट हमारा जो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और जो हमारा CO2 गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, उसके बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है। तो ये हमारा आपका क्या था, एग्जाम्पल था, कब क्या चीज़ का, कि मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट हमको मिलता है सॉल्ट वाटर प्लस CO2। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि मेटॉलिक ऑक्साइड का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तब क्या होता है, ये ध्यान देना, ये सारे पॉइंट्स हैं कि जब मेटालिक ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया,
सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटासियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये सारे ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट भी बनेगा और प्लस वाटर भी रिलीज होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखो ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के साथ ऑक्सीजन है, और इसका रिएक्शन जब हम एसिड के साथ किए तो देखो सॉल्ट बना, NaCl एक सॉल्ट है। क्यों सॉल्ट है? क्योंकि मेटल है सोडियम और बगल में नॉन मेटल है क्लोरीन। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट जो आपका मेटल हो और सेकेंड पार्ट जो बगल में हो वो नॉन मेटल या ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स हो तो वो सॉल्ट कहलाता है। तो ये आपका सॉल्ट है और देखिए वाटर निकल गया। तो हमने जो बेस रिएक्शन लिखा है कि मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करोगे तो पक्का सॉल्ट बनेगा और वाटर भी निकलेगा। तो वाट सॉल्ट बन गया और वाटर। इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन देखते हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड है, CuO, कॉपर के साथ क्या है? ऑक्सीजन, तो मेटल का ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं तो कॉपर सल्फेट प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर बनता है। इसी तरह से अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो इसका रिएक्शन जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट प्लस क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ये वाटर निकलता है। और अब देखो मेटल का ऑक्साइड का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तब तो देखा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर बना। लेकिन यदि नॉन मेटल का ऑक्साइड है और उसका रिएक्शन बेस के साथ हो जाए तब क्या बनता है? तो देखो ये अभी हम बताए थे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड को हम लोग एसिड कहते हैं क्योंकि वो एसिड के जैसा बिहेव्स करता है, एसिडिक नेचर का हो गया, मतलब ये एसिड हो गया। और इसका रिएक्शन जब हम बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड को बेस कहते हैं, तो इसके साथ जब रिएक्शन हुआ तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट प्लस H2O निकल गया। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? स्टोन बन गया और उससे H2O निकल गया। मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर कोई एसिडिक नेचर का गैस है या कोई रिएक्टेंट है उसकी रिएक्शन अगर बेस रिएजेंट के साथ करेंगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और प्लस वाटर निकलेंगे। मतलब एसिड बेस का रिएक्शन के साथ हमको फिर क्या मिल गया? सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब जैसे पहले हमारा रिएक्शन हो रहा था। दिस इज सिमिलर टू एसिड बेस रिएक्शन। ये बताया कि जैसे ऊपर एसिड बेस का रिएक्शन होता है उसी तरह से सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ बना है। फिर हम देखते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की क्या प्रॉपर्टीज है? तो हमने क्या देखा कि जितना भी एसिड है वह सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, जितने भी बेसिस हैं वह सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ शो कर रहे हैं। जैसे हमने क्या देखा कि अगर कोई एसिड है उसका रिएक्शन मेटल के साथ किए हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा था। अगर कोई एसिड है उसका रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करते हैं तो सॉल्ट बन रहा था, वाटर बन रहा था, CO2 रिलीज कर रहा था। तो एसिड कोई भी हो वो अलग हो सकते हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज अलग हो सकता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो एक कॉमन प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ठीक है, तो ये लिखे हैं कि ऑल एसिड गिव्स H प्लस आयन सोल्यूशन। जितने भी एसिड हैं उसको अगर आप वाटर में डालोगे तो H प्लस आयन लिबरेट करेगा। इन एक्वस सोल्यूशन एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका ये डाइल्यूट वाटर डिस्टिल्ड वाटर है तो वो उससे इलेक्ट्रिसिटी कम पास करता है। लेकिन अगर उसी में एसिड मिला देते हैं तो हमको पता है कि एसिड H प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएंगे। तो जैसे ही वाटर में आयंस आएंगे तो आयंस का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। मतलब जब प्योर वाटर था तो वहाँ आयंस नहीं थे इसलिए उसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसमें एसिड को डाल दिया तो वहाँ H प्लस और OH माइनस आयन बना और ये क्या किया? एक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में बिहेव किया और इससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन फास्ट हो गया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में ये गुड कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है एसिडिक वाटर। आगे हम ये लिखे हैं डेफिनेशन में इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स में भी इसका अलग पार्ट होता है, उसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफर करता है कि कंडक्शन मतलब आयन एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो उसको कंडक्शन कहते हैं।
यह एक आयन किसी के प्रभाव से अगर फ्लो करता है तो उसको इंडक्शन कहते हैं, या आयन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो जनरल भाषा में हम उसको फ्लो कहते हैं। तो कंडक्शन, इंडक्शन या फ्लो ऑफ आयंस, जैसे अब एसिड में कौन सा आयंस है, तो H+ आयन है, नहीं तो OH- आयन है, तो उसका फ्लो जो है ना, या कोई पॉजिटिव आयन है तो उसका जो फ्लो होगा एक्वस सॉल्यूशन में वो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानते हैं कि कौन कितना किस तरह का आयंस देता है और कितना इलेक्ट्रिसिटी को वो इन्हेंस करता है। आगे H+ आयन आर एसिड कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ अदर H2O मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या हुआ कि हम ये देखते हैं कि H+ आयन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है या उस सॉल्यूशन मीडियम में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए H2O के साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा H2O है, तो H2O के साथ हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और एसिड से जो हमारा H+ आयन मिला, मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो है लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी तभी होगी जब इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो पानी के अंदर में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उसके साथ इनका क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा। तो फाइनली ये प्रोडक्ट बना क्या, अगर जब इसके साथ ये रिएक्शन कर गया, इसके साथ ये बॉन्डिंग कर लिया, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, और ऑक्सीजन कितना 1, और एक प्लस चार्ज इस पर तो रहेंगे ही। तो ये H3O+ आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो उसका एग्जिस्टेंस हाइड्रोनियम के आयन के रूप में होता है। मतलब रिएक्शन लिखोगे, H+ आयन क्या किया, H2O के साथ बॉन्डिंग किया, तो ये H3O+ आयन बना, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। बेसिस गिव्स OH- आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। अब देखो, एसिड H+ आयन लिबरेट करता है एसिडिक एक्वा सॉल्यूशन में, लेकिन अगर हम वाटर में बेस को डालेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये हमारा करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वाटर में डाल दिया, देखो हम वाटर को प्लस नहीं किया है, क्यों नहीं किया, क्योंकि वाटर अगर प्लस करेंगे मतलब है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो इंटाइटल्ड मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ उसकी रिएक्शन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये एक मीडियम का काम कर रहा है कि इस मीडियम की हेल्प से ये आयोनाइज्ड करेंगे। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स हैं वो वाटर में जैसे डालेंगे कि देखो इसके आयंस अलग हो जाएंगे, सोडियम प्लस और OH-। मतलब वाटर एक मीडियम के जैसा बिहेव किया, ये इसके रिएक्टेंट पार्ट का कोई पार्ट नहीं बना है। तो ये सोडियम प्लस आयन और OH- आयन का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली जब हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब करवाते हैं तो क्या बनता है, ये रिएक्शन मीडियम वाटर मीडियम में, तो ये पोटासियम आयन प्लस OH- बनते हैं। फिर इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, वाटर में जब डिजोल्व करते हैं इसको, तो मैग्नीशियम आयन प्लस OH- आयन। मतलब किसी भी एसिड या बेस को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या करता है, वो आयंस में टूट जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो बेस है वो प्लस और माइनस में टूट रहे हैं। तो बहुत सारे बेसिस हैं जो पानी में नहीं टूटता है। जैसे अगर आप देखिएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, उसको पानी में डाल दोगे लेकिन वो नहीं टूटेगा, लेकिन वो बेस हैं। लेकिन कुछ बेस आप देख रहे हो जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब वाटर में ऐड करते हैं तो वो टूट जाता है, उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, उसमें सोलोबल है। तो वैसा बेसिस जो वाटर में सोलूबल हैं उसका एक स्पेशल नेम है जिसको हम लोग अल्कलीज कहते हैं। और वो बेसेस जो वाटर सोलूबल नहीं है उसका स्पेशल से नेम नहीं है, वो बेस हैं तो वो बेस ही कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज बट अल्कलीज आर बेसेस। मतलब अल्कलीज बेस होगा लेकिन सभी बेस वाटर सोलूबल नहीं है, इसलिए उसको अल्कलीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट हम आगे आते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये बात तो है
कि एसिड सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, मतलब एक जैसा रिएक्शन को प्रोसीड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एसिड की बिहेवियर एक जैसा होगा। तो हम एक लिस्ट बनाए हैं जिसको हम लोग कहते हैं पीएच लिस्ट। पीएच एक स्केल है जो मेजर करता है कि वो केमिकल की कितनी पोटेंशियल है कि वो H+ आयन लिबरेट कर सकता है। जो मैक्सिमम 100%, अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं और 100 का 100 अगर एक सॉल्यूशन में H+ आयन लिबरेट कर दिया, मतलब सारा एसिड आयोनाइज हो गया, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मान लीजिए कोई एसिड है जिसको पानी में डाला और वो 100 की संख्या में है और 80 डिजॉल्व हुआ, 20 डिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो एसिड हैं, लेकिन वो पहले के तुलना में जो 100% आयोनाइज कर गया उसके तुलना में ये वीक एसिड हैं। कुछ एसिड ऐसे भी होंगे जो 100 मॉलिक्यूल्स को हम वाटर में डिजॉल्व करें, लेकिन मात्र 20-25 एसिड ही टूटे हैं और बाकी रेस्ट ऑफ एसिड के फॉर्म में ही हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वीक एसिड कहते हैं। तो हम देखें, इसका मतलब है कि एक पॉइंट बनाया जिसमें हम देखें क्या कि जो एसिडिक नेचर का है, जो एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहा है, उसको हम इधर रखे हैं। और जो बेसिक है वो मतलब एक 7 पॉइंट है, जहां अगर इंडिकेटर 7 बता रहा है, इसका मतलब ना तो उसमें एसिडिक बिहेवियर है, ना तो वो बेसिक बिहेवियर का है, वो न्यूट्रल्स है। उसी तरह से अगर 7 से जिसका एसिडिक पीएच स्केल लो आ रहा है तो वो एसिडिक है, और अगर किसी का 0 है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और अगर 1-2 के बीच में वेरी कर रहा है तो वो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या हाइड्रोब्रोमिक एसिड हुआ, या आपका सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, उस सब का नेचर जो है, उसकी जो पीएच स्केल्स हैं उसके सॉल्यूशन का, वो 0-1 के बीच में वेरी करता है। हम स्केल्स एक लगाए हैं जिसमें हमको पता है कि किस एसिड का क्या स्ट्रेंथ है। और हम ये भी यहाँ बता दिए, जैसे हमारे डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूस होता है जिसका पीएच 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि से सोचो, मेरा बॉडी एक टिश्यू कल्चर का बना हुआ है और उसमें इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं डैमेज होता है। तो नेचर हमारे पास हर एक चीज़ का सर्वाइवल दिया है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक म्यूकस लेयर होता है जो एसिड के एक्शन को प्रोटेक्ट करता है। मतलब वो जो म्यूकस लेयर डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, या इंटेस्टाइन के अंदर हैं, लार्ज या स्मॉल के अंदर हैं, या होल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में जो मेरा टिश्यू का लेयर्स हैं, वो प्रोटेक्ट होते हैं एक म्यूकस लेयर से, और वो म्यूकस लेयर क्या करता है, एसिड के एक्शन को न्यूट्रलाइज करता है और फूड पार्टिकल्स को वो प्रॉपर डाइजेशन में मदद करता है। तो एसिडिक नेचर तो गैस्ट्रिक जूस का बहुत अधिक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, बल्कि डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, न कि वो डाइजेस्टिव ऑर्गन को डैमेज कर रहे हैं। इसी तरह से लेमन जूस है जिसको हम लोग ड्रिंक करते हैं, वो 2-3 के बीच में होता है। मैंगोज का जो पका हुआ आम होता है वो भी थोड़ा सा खट्टा होता है, तो उसमें एसिडिटी थोड़ा कम होता है, वो आपका 3-4 के आसपास होता है। इसी तरह से जब हम जाते हैं बेस के तरफ, तो आपका देखिए आपका 10 के आसपास होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। वो बेस का है क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, तो स्वाभाविक वो बेस होगा, तो उसकी सोल्यूशन जो होगा बेसिक नेचर का होगा। और हम ये एक एसिड, कौन एसिड वीक होगा, कौन एसिड स्ट्रांग होगा, कौन बेसिस स्ट्रांग होंगे, उसका एक लिस्ट दिए हैं। इसी तरह से हम प्रयास किए हैं कि एक ऐसा कि देखिए कलर भी चेंज कर रहा है, किसका क्या कलर है, प्लस किसका कितना पीएच वैल्यू है, और किस में क्या है, मतलब सी वाटर का पीएच कितना है, डिस्टिल्ड वाटर का कितना है, यूरिन का कितना है, ब्लैक कॉफ़ी का कितना है, टोमेटो जूस का कितना, ऑरेंज जूस का कितना है, गैस्ट्रिक एसिड का क्या है, उसका एक स्केल्स लगा दिए हैं जो प्रायः ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। खास तौर पर 10th बोर्ड में भी आते हैं, और जो जीएस प्रिपरेशन का स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो प्रायः ये क्वेश्चन होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है, टोमेटोज का कितना होता है, टोमेटोज के अंदर कौन सा एसिड पाए जाते हैं, तो एप्पल के अंदर क्या पाए जाते हैं, उसकी पीएच वैल्यू क्या होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब ये जो पीएच स्केल है या पीएच जो
हर एक मटेरियल्स का अलग अलग है, उसका क्या यूजेज हमारे लाइफ में है। आवर बॉडी फिजियोलॉजी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। मतलब देखो मेरा बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल वर्क्स हैं या हमारा बॉडी का जो लिक्विड मटेरियल्स हैं उसकी पीएच 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब क्या है, मेरा बॉडी एसिडिक नहीं बल्कि मेरा बॉडी बेसिक नेचर की तरफ भाग रहा है, और कह सकते हैं न्यूट्रल से थोड़ा बेसिक। और अगर हमारे शरीर में अगर देखते हैं कोई आपका बीज वगैरह काटता है तो उसमें मेथनोइक एसिड ऐड करता है, तो हमारे बॉडी का स्किन में क्या हो जाता है, कलर चेंज होता है और उसमें स्वेलिंग आ जाता है। मतलब हमारे बॉडी एसिड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारा नेचर जो है वो न्यूट्रल है और हम थोड़ा सा बेसिक नेचर का होते हैं। तो हमारा बॉडी का नेचर कितना, 7 से 7.28। तो देख रहे हो कि 7 मेरा न्यूट्रल है, थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। वेन पीएच ऑफ रेन वाटर, आप जानते हैं कि हमारा जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी एक फिक्स्ड पीएच वैल्यू पर ही एग्जिस्ट करते हैं। यदि उसकी पीएच घट जाए तो वो उसके लिए सर्वाइवल नहीं होता है। और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो सी से या पॉन्ड से या लैक से या जो भी एक्वाटिक एनिमल का जो मीडियम है रहने का, उससे वो भागने लगता है और बाहर आ जाता है। तो कहता है जैसे आप देखते हैं कि जब शुरू शुरू में वर्षा होती है तो वो एसिडिक रेन होती हैं। तो वो एसिडिक रेन से क्या होता है, जैसे वो पोंड्स या नाले में जहाँ मछलियाँ हैं या फ्रॉक्स हैं तो वो मछली को एसिडिटी के चलते वो भागना शुरू करती हैं। देखोगे बरसात के दिन में जहाँ थोड़ा सा पानी वगैरह में मछली उछली रहती है, वहाँ से मछली पानी से निकल करके रोड पर आ जाते हैं। बच्चे उसको पकड़ते हैं, खेलते हैं। आप लोग भी जरूर अवगत हुए होंगे कि आपके गली में भी अगर कहीं पानी रहता होगा, उसमें मछली उछली रहती होगी, तो वो बरसात जैसे ही शुरू होगा तो इनिशियली वो बाहर निकल कर करके रोड पर मछली आ जाती है। इसलिए क्योंकि वो पानी एसिडिक हो गया है और उसमें उसका स्किन सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए वो बाहर आ जाता है। तो ये आपका नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल। अब देखिए, जब भी अभी आप देख लिया कि मेरा बॉडी का पीएच कितना था, 7.08, 7 से 7.08 के बीच में। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि प्लांट्स के ग्रो के लिए भी सॉइल का पीएच होता है और हम लोग को पीएच टेस्ट करवाना चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए। हम लोग अगर उसकी पीएच को चेक नहीं करेंगे तो हमारा ग्रेन्स का जो उत्पादन जितना होता है वो नहीं हो पाएगा। एक हेल्दी ग्रोथ के लिए हमारा पीएच 6.0 to 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा सॉइल्स हैं तो वहाँ प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर होगा और ग्रेन्स की भी प्रोडक्शन बहुत अधिक होगी, फ्रूट्स बहुत बनेंगे। स्टोमक प्रोड्यूसेस HCl विथ एच क्या कहते हैं, स्टोमक प्रोड्यूसेस HCl। हम सभी जानते हैं कि हमारे स्टोमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है, वो हमको हार्म नहीं करता है क्योंकि म्यूकस लेयर हमको, हमारे बॉडी को या डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं। ड्यूरिंग इंडाइजेशन अब होता क्या है, कभी जब हम हैवी फूड खा लिया करते हैं तो हमको खट्टा खट्टा ढकार आता है। इसका मतलब क्या है कि हैवी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर क्या हुआ, एक्स्ट्रा HCl का फॉर्मेशन हो गया। अब वो एक्स्ट्रा HCl बॉडी को क्या कर रहा है, डाइजेशन में मदद नहीं कर रहा है। तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड खाते हैं। एंटा एसिड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में लेते हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और एसिड को जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। लेकिन ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप हैवी फूड ले लिए और एंटा एसिड को आप खा लिए हैं तो आप हेल्दी हो गए। हाँ, एक प्रॉब्लम दूर हो गया। क्या प्रॉब्लम दूर हो गया कि अब आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन आपके बॉडी में साल्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया। वो सॉल्ट क्या करेगा, ब्लड में जाएगा और आपका बीपी को हाई करेगा। तो आपका जो खाने पीने का नॉर्मल रेंज है उसी में आप रहिए। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो आपके बॉडी को बैड इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, आप अपने दर्द को कम करने के लिए एंटासिड को जब खाते हो तो पेन को क्या होता है, पेन से राहत मिलती है। काउज ऑफ टूथ डिके, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा, अभी हम देखें
कि हमारा बॉडी जो है 7 से 7.5 के बीच में होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम अपने टूथपेस्ट में एक्स्ट्रा एसिडिक या एक्स्ट्रा एलम यूज करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा दांत का जो एनामल्स हैं वो डिके करता है, क्योंकि हमारा दांत के अंदर जो एनामल्स हैं, मेरा दांत जो बना हुआ है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। वो काफ़ी हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं और उसका जो नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपाटाइल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का एक प्रोडक्ट है। और उसको जब अल्कोहल, जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, जो शराब पीते हैं, वो जैसे ही अल्कोहल लेंगे तो अल्कोहल का पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है। तो वो पीएच वैल्यू अधिक रहने के चलते वो कैल्शियम फॉस्फेट को डिजॉल्व कर देते हैं, जिसके चलते देखिएगा जो शराब पीने वाले आदमी होते हैं या जो गुटखा खाने वाले लोग होते हैं, उनके लार्वा का पीएच बदल जाने के कारण उनके दांत गल जाते हैं। कितने लोग को देखिएगा मसूरे के पास छोटा छोटा दांत आधा आधा कटा कटा दिखाई देता है और बाकी दांत उनका गल कर करके बाहर निकल जाता है। तो ये कारण है पीएच। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करोगे तो हमारे अंदर जो टीथ के अंदर में आपका बायोटिक एनिमल्स हैं, खासतौर पर बैक्टीरिया हैं, अमीबा हैं, तो वो सब क्या करता है कि वो प्रॉपर एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं जिसका नेचर एसिडिक होता है। वो हमारे टूथ एनामल्स को क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है, जिससे हमारा दांत डैमेज हो जाता है। और कभी कभी तो अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं तो दांत में बड़ी बड़ी कैविटी हो जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और अगर उसके बावजूद भी हम उसको मेडिकेट प्रॉपरली नहीं किए तो क्या होता है, वो ट्यूमर का रूप लेता है। और हम लोग बहुत लोगों को जानते हैं जो इस ऐसी समस्या से ग्रसित हुए हैं। इसलिए प्रॉपर ब्रशिंग करना और सही चीज़ों का खाना बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी ध्यान दें कि जिस फूड पार्टिकल को खा रहे हैं या जिस ड्रिंक को ले रहे हैं उसका एसिडिक पीएच वैल्यू क्या चीज़ है। इस तरह से अगर हम चलते हैं, फिर है एसिड इन एंट्स एंड वी। अब देखते हैं कि छोटा छोटा जो चींटी हो गया या हडल्स हो गए या ये हैं, वो जब काटते हैं तो हमको पूरा इरिटेशन भी होता है और हमारे बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बॉडी में वो जब डंक करता है तो एक मिथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है HOOH। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक कार्बाइड के रूप में रहता है। और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, जब हमारे बॉडी में जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग कार्बनिक एसिड होते हैं। वो हमारे बॉडी के पीएच को एक सर्टेन एरिया में चेंज करते हैं, जिसके चलते हमारा बॉडी क्या करता है, स्वेलिंग और इरिटेट करने लगता है। तो ये हमारा एसिड एंड ये हो गया। आगे हमारा जो है एक लास्ट में इंडिकेटर का हम फिगर दे दिए हैं कि किस मीडियम में क्या फिगर मत कलर चेंज होगा, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये चैनल को आप देखिए, काफ़ी कंक्रीटेड, काफ़ी कंसाइज वीडियोज है, इसमें कहीं भी डाइवर्ट नहीं किया गया है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और इसको देखने से हमको पूरा विश्वास है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में या अपने क्लासरूम में या आप किसी भी एकेडमिक एग्जामिनेशन में बैठोगे तो 100% स्कोर करोगे। ये थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट जो जस्ट हैं एसिड बेस का ये स्लाइड्स हैं, ये लेक्चर हैं। और जस्ट इससे रिलेटेड सॉल्ट होगा, वो हम अगला वीडियो में दे देंगे। धन्यवाद।